हाय स्टूडेंट्स। अब अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। ओके, तो जैसा चैप्टर का नाम से लग रहा है कि हम कोई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने वाले हैं। किसका? जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है उसका। सब्जेक्ट जो सी ए फाइनल कॉस्टिंग का है उसका नाम भी अगर आप देखेंगे, इट इज़ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मीन्स अगर मेरे परफॉर्मेंस का मुझे इवैल्यूएशन करना है तो देर आर मैनी टेक्निक्स टू इवैल्यूएट आवर परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, ये चैप्टर है, और भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आप अपने प्रॉफिट का इवैल्यूएशन करते हैं। ओके, सो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये जो चैप्टर है, वी लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज द प्रॉफिट एन ऑर्गेनाइजेशन अर्न्स। आज तक का अपना फिनेंशियल अकाउंट्स में एनालिसिस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रेशियोज उस तरीके से होता है। कॉस्टिंग में एनालिसिस के मायने चेंज हो जाएंगे, तरीके चेंज हो जाएंगे, रीजन चेंज हो जाएंगे, एंड दैट वे एनालिसिस भी कई तरह के होंगे। इस चैप्टर को अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। वन इज फर्स्ट विल अगेन रिवाइज एंड लर्न अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और सेकंड है फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एनालिसिस। रीज़न, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वैसे तो इसका जो बेसिक पार्ट है वो सीए इंटर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या आज की तारीख में सीए इंटर के सिलेबस में है। ओके, ये वापस से यहाँ पर है, और इसका एडवांस वर्जन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बाद एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, वो सब अपन सीखने वाले हैं। और पहले ये करना ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनालिसिस के लिए वी नीड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी। तो जब तक एबीसी कॉस्टिंग नहीं आती है, जब तक अपन प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ तो अपन बेसिक इंटर वाला रिवीजन करेंगे। देन ऑफ कोर्स वी हैव एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट विच इज़ टू बी लर्न, और उससे भी नया कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ओके, इन टुडेज बिजनेस एनवायरमेंट्स, आज का जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर हो गया है, ग्लोबलाइजेशन, लार्ज स्केल कंपनीज, ये वो, छोटे आदमी का तो काम ख़त्म। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ लीजिए हर ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन बच चुकी है। इसके बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन सोचे कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, शायद मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, बट मुश्किल है। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एनालाइज, आइडेंटिफाई its activities and constantly work on those activities to achieve optimum utilization of resources, optimum profit। ठीक है, सब तरह से अगर ऑप्टिमम ऑप्टिमम हर जगह आपको बेस्ट 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 चाहिए, दिस इज़ द ओनली टूल जो आज की तारीख में वाइडली यूज्ड, वाइडली एक्सेप्टेड है। इवन अपने सीए फाइनल की कॉस्टिंग में इस कॉन्सेप्ट का इतना ज़्यादा यूज़ है कि एवरी प्रैक्टिकल चैप्टर विल हैव समथिंग ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर बिजनेस इन टुडेज इन्वायरमेंट। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या? इंटर में वैसे तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, अब थोड़ा इसके बारे में और अपन समझ लें। इंटर में वी हैड अ चैप्टर ऑन ओवरहेड्स, और इस चैप्टर में अपन ने ओवरहेड्स वाले चैप्टर में लर्न किया एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना। ओके, और इंटर में जो ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट निकालनी अपन ने सीखी, आपको अगर याद हो, एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, एक हुआ करता था डिपार्टमेंटल वाइज, डिपार्टमेंट वाइज जिसको हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। ओके, इसको अपन बोलते हैं ट्रेडिशनल
एनालिसिस, ट्रेडिशनल वे ऑफ चार्जिंग आर ओवरहेड्स। और आज की तारीख में जो मॉडर्न सिस्टम है वो इन ओवरहेड्स के लिए जो मॉडर्न सिस्टम है एब्जॉर्प्शन का, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अब क्या फ़र्क है? तो अब ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सिस्टम ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का ही तरीका, एब्जॉर्प्शन ही करना है, बट टेक्निक तरीका बिल्कुल नोवल है, नया है, इसीलिए मॉडर्न है। और अपने पुराने वाले टेक्निक्स का अपन ने नाम इसमें दे दिया कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस जानने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक। अपन ने इंटर में ये जो ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, डिपार्टमेंटल रिकवरी रेट के बारे में पढ़ा, ये क्या था, व्हाट इट वाज एग्जैक्टली। हो सकता है आपके दिमाग से अब सब वाइप आउट हो गया हो, भूल गए हो। तो देखिए, ओवरहेड्स इंटर वाले चैप्टर पे ही अपन चल रहे हैं। दो तरह के होते हैं, वन इज वेरिएबल, अनदर इज फिक्स्ड। वेरिएबल का तो दिक्कत ही नहीं है, ये लगता ही पर यूनिट है, और ऑब्वियसली जितने यूनिट्स आप बनाओगे उतना ही लगेगा, झगड़ा ही नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड जो है ये लगते तो एक साथ हैं, और जब लगते एक साथ हैं, पर यूनिट लगते नहीं हैं, तो भी अपन इन फिक्स्ड ओवरहेड्स को क्या करते हैं, पर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं बाय टेक्निक ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आप कहेंगे ये टेक्निक लगाते क्यों है, जरूरत कहाँ है, फिक्स कॉस्ट है, टोटल लगता है, टोटली रहने दो। बट नो, चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन को कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल डिसीजन होता है प्रोडक्ट का प्राइसिंग। और प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऑब्वियसली डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पर। देखिए, वैसे आज के ज़माने में तो प्राइसिंग का काम नहीं के बराबर रह गया। मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कितने में बेचूंगा वो मैं फिक्स नहीं करूँगा, वो आप लोग फिक्स करोगे, बायर्स मार्केट। क्योंकि आज की तारीख में एक ही प्रोडक्ट के हज़ारों सप्लायर्स हैं, एक जने के पास में दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, तो मैं कुछ भी प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, पीपल विल नॉट कम टू मी। तो मेरी कॉस्ट सेकेंडरी हो गई, मार्केट ड्रिवन प्राइसेस है, क्योंकि आज की तारीख में मोर और लेस परफेक्ट कंपटीशन है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहा, इसीलिए एबीसी आ गया। बट स्टिल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, अब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में आपने कहा हाँ साहब वेरिएबल कॉस्ट ले लो, सपोज़ कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपये आती है, आप फिक्स कॉस्ट भी मेरी लगती है साल की 10 लाख रुपए। आपने कहा इससे क्या करना है, लगता तो एक यूनिट बनाने पे 100 ही है, उसको देख करके प्राइस फिक्स कर लो। नो, गलत हो जाएगी प्राइसिंग, क्योंकि मेरे को ये 10 लाख रुपए भी रिकवर करने हैं। तो अब मैंने प्लानिंग की, एक साल भर में मैं क्या करने वाला हूँ, 10,000 यूनिट बनाने वाला हूँ। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया, 100 रुपये। कॉस्ट कितनी हो गई, 200। अब अगर मेरे को 215 रुपये की प्राइस मिलती है, आई एम हैप्पी। बट मान लो सिर्फ 100 रुपये कंसिडर करके 150 में भी बेच दूँ, आई फील वेरी हैप्पी, ओह 50 रुपये कमा रहा हूँ। पर एंड ऑफ द डे पता चला देयर इज अ लॉस, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकवर माई फिक्स कॉस्ट। तो इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेना तो जरूरी है, लेना तो पड़ेगा। अकाउंट्स की भी बात करें, AS2 की भी रिक्वायरमेंट है, फिक्स्ड ओवरहेड्स नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन माई स्टॉक वैल्यूएशन, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेना पड़ेगा। तो अब जब प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेना है, तो आप कहेंगे क्या तरीका लगाएं, ये रहा तरीका जो मैंने लगाया। हमने क्या किया, 10 लाख ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, ये मैंने रेट पर यूनिट निकाल दी। अब जब भी प्रोडक्ट बनेगा मैं 100 रुपये ओवरहेड्स जोड़ता जाऊंगा, एंड दैट बिकम्स माई कॉस्ट। अब आते हैं ट्रेडिशनल पे, ब्लैंकेट क्या था, डिपार्टमेंटल क्या था। Okay, so what was blanket overhead rate and what was departmental overhead absorption rate? अब ये ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना है, रेट निकालनी है, कब निकालेंगे, साल खत्म होने के बाद या साल के शुरू में?
ऑब्वियसली आप कहेंगे साल के शुरू में निकालनी पड़ेगी, ख़त्म होने के बाद अब क्या करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट साल के एंड में थोड़ी बेचना है, साल भर बेचना है, तो आपको एडवांस में रेट निकालनी पड़ेगी। एडवांस में रेट निकालने का मतलब ये जो अमाउंट ऑफ ओवरहेड है ये मेरा बजटेड ओवरहेड है, एस्टिमेटेड ओवरहेड है। ये जो नीचे प्रोडक्शन है ये भी मेरा बजटेड प्रोडक्शन है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है। ये रेट भी बजटेड रेट है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा हम कह सकते हैं बजटेड रेट ही होती है, ओके, प्री डिटरमिन्ड रेट ही होती है। अगर आपको याद हो इंटर में आपने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स निकाल के ट्रीटमेंट समझा होगा, सप्लीमेंट्री रेट, ट्रांसफर इट टू क्लोजिंग स्टॉक, ट्रांसफर इट टू P&L, याद आ रहा है? यस तो इसका मतलब ही ऑब्जॉर्प्शन पहले निकाला जाता है, तभी तो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वी हैव दिस फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस विच इज़ नथिंग बट अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन रेट निकाली तो पहले ही जाती है। अब आप कहेंगे निकालते कैसे हैं, आप कहेंगे बड़ा आसान है, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। बट अब तक तकलीफ क्या आनी शुरू होती है वो समझिए। ये एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था कि 10 लाख रुपीज़ का ओवरहेड, 10,000 यूनिट्स, आई गेट अ रेट 10 रुपीज़ पर यूनिट। पर हर बिजनेस में इतनी आसानी नहीं होता है, इतना प्रॉब्लम्स, इतना इजी नहीं होता, देयर आर मैनी इश्यूज। सपोज अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट एक्स, ओनली प्रोडक्ट एक्स, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये बनाने के लिए जैसे अपन ने वो प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, प्रोसेसेस समझ लो, या आपको अगर ओवरहेड्स वाले चैप्टर में डिपार्टमेंट्स आते थे, डिपार्टमेंट A B C, फिर कुछ सर्विस डिपार्टमेंट भी आते थे, ओके। तो मान लीजिए ये प्रोडक्ट एक्स जो है ये हमारा एक डिपार्टमेंट A, उसमें सबसे पहला काम शुरू होता है, यहाँ से फिर ये डिपार्टमेंट B में जाता है, यहाँ से फिर लास्ट में डिपार्टमेंट C में जाता है, जहाँ से ये फिनिश गुड्स बन जाता है, एंड देन इट इज सोल्ड। अब जो खर्चा लगता है ओवरहेड्स, वो तो आप कहेंगे इधर भी लगता है, इधर भी लगता है, इधर भी लगता है। अच्छा, इसके अलावा आई हैव सम सर्विस डिपार्टमेंट्स जो इन सारे डिपार्टमेंट्स को क्या करते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। तो अब हाउ शुड आई गेट माई ओवरहेड्स फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स? तो समझिए, अगर मेरा बिजनेस में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो मैं इतनी हेडेक नहीं पालने वाला हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, खर्चा इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, यहाँ लगा, वहाँ लगा। फाइनली आई नो कि मैं प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स बनाने वाला हूँ, 10,000 यूनिट्स, और इन सारे डिपार्टमेंट्स का मिला करके मेरा ओवरहेड्स कितना है, 10 लाख रुपीज़। मैं क्यों इनको अलग अलग चेक करूं, इसका कितना उसका कितना, किसी का ही हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आप कहेंगे टोटल इज 10 लाख, टोटल यूनिट्स इज 10,000, आई गेट अ रेट 100 रुपीज़ per unit. This is called as blanket overhead absorption rate. Okay, ब्लैंकेट होते हैं ना, चद्दर फैला दी आपने तो बस कब ओवरहेड आ जाओ भाई इधर, आप चद्दर को इकट्ठा किया, रेट पर यूनिट निकाल दी, काम खत्म। ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न विद डिपार्टमेंट ए की क्या हाल है, बी का क्या हाल है, सी में क्या खर्चा हो रहा है। वाई शुड आई टेक दैट पेन? आई हैव जस्ट total overheads of all production departments, all service departments together and divided by number of units, you get absorption rate, matter is over. एकदम चैन की सांस, कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मगजमारी नहीं, यू हैव दिस एब्जॉर्प्शन रेट। बट नाउ ये ओनली हट गया, आई हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट एक्स भी बनाता हूँ, प्रोडक्ट वाई भी बनाता हूँ, प्रोडक्ट जेड भी बनाता हूँ। एक्स के 10,000 यूनिट बन रहे हैं, वाई के 5,000 यूनिट्स बन रहे हैं, जेड के भी 5,000 यूनिट्स बन रहे हैं। आप कहेंगे अभी क्या हो गया, प्रॉब्लम थोड़ी है। ओके, 20,000 यूनिट हो गए, आई गेट द रेट अगेन 50 रुपीज़, व्हाट इज़ द न्यू पॉइंट इन इट? बट नाउ द प्रॉब्लम इज, ये जो 3 प्रोडक्ट बनते हैं, अब पता चला कि इन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो अलग अलग है। प्रोडक्ट एक्स की बात करें, प्रोडक्ट एक्स में सबसे पहले डिपार्टमेंट ए में काम होता है, फिर बी में भी जाता है, फिर सी में भी जाता है, फिर बिकता है। प्रोडक्ट वाई की बात करूं, ऑफ कोर्स ए में आता है,
बी में उसको ज़रूरत ही नहीं है, ए से सीधा वो कहाँ पहुँच जाता है, सी में। प्रोडक्ट जेड की बात करूँ, ठीक है, वो तो ए से लेना देना नहीं, बी से लेना देना नहीं, वो तो सीधा सी में ही आता है और बिक जाता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? भाई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सबको अलग अलग तरह की प्रोसेसेस चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार, डिपार्टमेंट ए इंजन बनाता है। आप कहेंगे ऑफ कोर्स, यहाँ से इंजन बना, ये प्रोडक्ट एक्स समझ लो कार है, इंजन बना। फिर डिपार्टमेंट बी में वो कार की बॉडी चेसिस जिसको अपन बोलते हैं वो बनता है, तो इंजन बन के यहाँ गया, चेसिस में फिट हो गया। डिपार्टमेंट सी पेंटिंग पॉलिशिंग सब हुआ, कार इज़ रेडी। प्रोडक्ट वाई समझ लो मेरा इंजन है, ठीक है, या चेसिस है, इंजन बना, सीधा पैकिंग हुआ, साफ़ सुथरा हुआ, पेंट वेंट हुआ एंड सोल्ड। चेसिस लगना ही नहीं क्योंकि मैं इंजन भी बेचता हूँ। फिएट गाड़ियाँ भी बेचती है और कई सारी दूसरी कंपनी इसको इंजन भी सप्लाई करती है। अब जेड पता चला कोई स्पेयर पार्ट है, कंपनी खुद बनाती ही नहीं, ठीक है, मान लो दरवाजे हैं, कांच हैं, सीधे खरीदे, पॉलिशिंग की, फिनिशिंग की और बेच दिया। अब अगर मैंने ये टोटल ओवरहेड्स को टोटल यूनिट से डिवाइड किया, टोटल ओवरहेड्स के अंदर डिपार्टमेंट एक्स का भी आया, ए का भी आया, बी का भी आया, सी का भी आया। अब डिपार्टमेंट ए के खर्चे, बी के खर्चे, सी के खर्चे, सर्विस डिपार्टमेंट के सारे इस 10 लाख में आ गए और डिवाइडेड बाई 20 यूनिट करके मैंने अगर 50 रुपये निकाला, इसका मतलब मैं तो हर प्रोडक्ट को एक ही नज़र से देखता हूँ, एक ही तरीके से एवेल्यूएट करता हूँ, सारे खर्चे सबके लिए। वेयर एज ये डिपार्टमेंट ए का खर्चा जो लग रहा है उसमें जेड का कोई रोल नहीं, बी में जो खर्चा लग रहा है उसमें वाई का कोई रोल नहीं, सी में जो लग रहा है सबका रोल है। तो आप कहेंगे जो खर्चा जहाँ लग रहा है वो फ़ायदा किस प्रोडक्ट को मिल रहा है उसी की कॉस्ट में वो खर्चा जुड़ना चाहिए, सब में क्यों जुड़ना चाहिए? यानी कि अब ये ब्लैंकेट वाला काम नहीं आएगा। तो फिर अपन ने ये सेकंड टेक्निक डेवलप की थी, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। समझिए, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की ज़रूरत किसको पड़ी? जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स बनने लगे। हाँ, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ये तो मैंने ऐसा बताया एक्स ए बी सी से पास होकर के फिनिश गुड्स बनता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट ए जो है उसमें प्रोडक्ट एक्स का शुरू से लेकर के एंड तक का सारा काम बना करके आउटपुट बाहर, उसमें सिर्फ एक्स ही बनता है, दूसरे कोई प्रोडक्ट से मतलब नहीं। डिपार्टमेंट बी में सिर्फ वाई बनता है, डिपार्टमेंट सी में सिर्फ जेड बनता है। मीन्स यू हैव अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट जहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। इंटर में अपन ने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स किया था ना, कि एक डिपार्टमेंट में कुछ एक प्रोडक्ट बनता है, दूसरे में दूसरा प्रोडक्ट बनता है। मान लीजिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और सीधे बिक जाते हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। अगेन अब मेरे को डिपार्टमेंट ए का खर्चा उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में जोड़ना है, बी का खर्चा उस प्रोडक्ट में जोड़ना है। इसका मतलब पहले मुझे इस 10 लाख के ओवरहेड्स को इन सारे डिपार्टमेंट्स में क्या करना पड़ेगा, अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मींस डिपार्टमेंट वाइज मुझे ओवरहेड्स पता करने पड़ेंगे और डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स पता करने के बाद मुझे उसकी एब्जॉर्प्शन रेट निकालनी पड़ेगी। ज़रूरत तभी पड़ी जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गए। एक प्रोडक्ट वाली कंपनी के झगड़ा ही नहीं है, सारे ओवरहेड्स की टोटल लगाओ, उसको अलग अलग बांटने की ज़रूरत नहीं। वो तो ये भी नहीं देखेगी कौन से डिपार्टमेंट क्या डिपार्टमेंट, अपना तो खर्चा इतना है, रेट निकाली, काम खत्म। पर अब आते हैं डिपार्टमेंटल पर। अब डिपार्टमेंटल वाइज जब अपने को रेट निकालनी है तो मेहनत बहुत सारी होगी। सबसे पहला काम होगा आपका, ये डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करो। यू से डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है। हाँ, ये तीन तो मैंने नाम दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब जिसमें वो प्रोडक्ट आकर के प्रोसेस होता है, चाहे फिनिश हो जाए कंप्लीट, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। देन आई हैव अ सर्विस डिपार्टमेंट, सपोज पी, सर्विस डिपार्टमेंट क्यू। हाँ, याद आ रहा है भाई? कई सारे इंटर में क्वेश्चन किए होंगे, अपॉर्शनमेंट, री अपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन रेट, वो सर्विस डिपार्टमेंट को उठा करके वापस लाते थे। अब बस वही चीज़ अपन रिवाइज कर रहे हैं। कंपनी ने 5 डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए, 5
जगह आइडेंटिफाई की, 5 सेंटर्स आइडेंटिफाई किए कि देखिए साहब यहाँ काम होता है, इधर काम होता है, उधर काम होता है, ये वाला आदमी है इसको सर्विस देता है ये। अब सर्विस डिपार्टमेंट आपका ये क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल वही अपना कार वाला इंजन बन रहा है, अब जहाँ पे वो सब लोहा आया ये आया सब इंजन का काम हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। बॉडी बन रही है, फ्रेमिंग हो रही है, ये हो रहा है, वेल्डिंग हो रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये सब पेंट हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब सर्विस डिपार्टमेंट का एग्जांपल, अब ये जो इंजन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, पेंट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, सबको रॉ मटेरियल चाहिए, ये रॉ मटेरियल आपके कहाँ पड़ा रहता है, स्टोर्स में। स्टोर्स में क्या कोई काम चल रहा है, वेल्डिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, नो, इट इज़ माई सर्विस डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट आपका ह्यूमन रिसोर्स वाला, एम्प्लॉय का पेरोल रखना, ये रखना, वो आपका क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट। आज की तारीख में कंप्यूटराइज काम ज़्यादा हो गया, यू हैव आईटी डिपार्टमेंट, सो यू हैव अ रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इतनी सारी मशीनें लगी हुई, रिपेयर मेंटेनेंस वाला भी तो चाहिए। तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन वहाँ प्रोडक्ट का काम नहीं होता, वहाँ इन डिपार्टमेंट्स को संभालने का काम होता है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ। अब डिपार्टमेंटल रिकवरी रेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जितने भी टोटल ओवर रेट्स हैं, आपने कहा साहब सब खर्चे बताओ, आपने कहा साहब ये रहे 10 लाख के। नाउ आई स्टार्ट ट्रेसिंग, पता लगाना शुरू करता हूँ कौन कौन सा खर्चा किस किस डिपार्टमेंट का है, उसमें ट्रांसफ़र करो, बांटो। हाँ, बांटने का मतलब आपने का पता लगाया, ओके, फोरमैन मिस्टर एक्स, क्या भाई तू कहाँ काम करता है, कि साहब मैं डिपार्टमेंट ए का फोरमैन हूँ, ओके, तो इसकी सैलरी इसमें, फोरमैन बी की इसमें, इसकी इसमें, मीन्स जो जो एम्प्लॉयज़ जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं आप कहेंगे उसका खर्चा वहाँ पर। पता चला इसके अंदर मशीन का डिप्रिसिएशन है, अब मशीन में यहाँ पे जो मशीन लगी हो इसका डिप्रिसिएशन, इसका इसका इसका, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप अपने ये सारे ओवरहेड्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हो, कौन सा ओवरहेड किस डिपार्टमेंट का है, और उसके हिसाब से उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में जोड़ना शुरू कर देते हो। मान के चलिए आपके 70-80% ओवरहेड्स तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कौन सा किसका है। एचआर मैनेजर, उसकी तनख्वाह यहीं आएगी, रिपेयर मेंटेनेंस का स्टाफ, उनकी तनख्वाह यहीं आएगी। अब रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मान लीजिए कोई टूल्स खरीदे, उनका डेप्रिसिएशन, उसका वियर एंड टीयर यहीं आएगा। एचआर वाले ने मान लीजिए पेरोल के लिए कुछ सॉफ्टवेयर खरीदा, उसका अमोर्टाइजेशन यहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने इन ओवरहेड्स को बांटना शुरू किया। 70-80% ओवरहेड्स तो समझ लीजिए आइडेंटिफाई हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल ये आपने कहा 2 लाख रुपए इसका खर्चा है, 1.5 लाख इसका खर्चा है, 2 लाख इसका खर्चा है, हाँ, हाउ मच इट कम्स टू 6.5 लाख हो गया, तो 650 इज डन। आपने कहा ये क्या 10 लाख है ना, बाकी के 3.5 लाख किसके हैं। अब ये 3.5 लाख वो खर्चे हैं जो इन डिपार्टमेंट्स के क्या है, कॉमन है। फैक्ट्री का किराया, एक ही फैक्ट्री में सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, कॉमन है। फैक्ट्री का मैनेजर सबको संभालता है, कॉमन है। बाहर वॉचमैन खड़ा है, कॉमन है, ठीक है। स्टोर, तो दैट वे देर आर मैनी कॉमन एक्सपेंसेस। बिजली का बिल कॉमन है, पावर जो कॉस्ट लगता है कॉमन है। तो अब इतने सारे कॉमन एक्सपेंसेस भी बच जाएंगे जो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के नहीं हैं। तो आप कहेंगे अब क्या करें, तो अब इनको हम क्या करेंगे, बांटना शुरू करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए, जब हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कहा जाता है अलोकेटेड ओवरहेड्स। अलोकेटेड नाम इसलिए कि दे आर लोकेटेड, इनका लोकेशन पता है कि ये इसका है, ये इसका है। आपने कहा कोई बांटने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है खर्चा इसी का है, अकेला का है तो बांटना क्या। पर अब ये जो कॉमन खर्चे हैं इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। और बांटने का नाम होते ही नाम दे देते अपन अपॉर्शनड ओवरहेड्स। मीन्स इनके पोर्शन करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। नाउ आई स्टार्ट अपॉर्शनिंग। हाँ, इंटर याद आ गया भाई। कई सारे मेथड्स थे आपके, रेंट को एरिया के बेसिस पे बांट दो, लाइटिंग को लाइट पॉइंट्स, हॉर्स पावर के रेशियो में पावर कॉस्ट को बांट दो, एम्प्लॉय का आपका वेलफेयर का खर्चा है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या सैलरी के रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो ऐसे करके कॉमन खर्चों को अपन क्या करेंगे, बांटना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपकी एक ट्रक है जो हर डिपार्टमेंट का मटेरियल लेके आती है, वो है, आप कहेंगे कॉमन है, तो उस ट्रक का डिप्रिसिएशन जिसने जितना यूज़ किया उसके हिसाब से बांट दो, नहीं तो वैल्यू के रेशियो में बांट दो, कुछ ना कुछ बेसिस होता है। अब वो बेसिस आइडेंटिफाई करके आपने 3.5 लाख बांटना शुरू किया कि ओके 1 लाख तो इसका है, 50,000 इसका है, 70,000 इसका है, 30,000 इसका है, कितना हो भाई,
ये 1 लाख कर देता हूँ और 50,000 इसका। नाउ यू गेट द टोटल ओवरहेड्स कि ओके डिपार्टमेंट ए का ओवरहेड्स 3 लाख, इसका 2,50,000, इसका 2,70,000, इसका कितना है 80,000 एंड दिस इज 1 लाख। ठीक है भाई, मैच हो गया है। अब आपके ये 10 लाख का ओवरहेड्स हर डिपार्टमेंट में आइडेंटिफाइड है। आपने कहा ओके झंझट खत्म ना हो। ये क्यों मेहनत की? कारण सबसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट एक्स जो है वो इसी डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा बन जाता है, प्रोडक्ट वाई जो है वो इसमें बनता है, प्रोडक्ट जेड जो है वो इसमें बनता है। अब पहले एक प्रोडक्ट था, मैंने मेहनत ही नहीं की, 10 लाख डिवाइडेड बाय दैट यूनिट्स, 3 प्रोडक्ट हो गए। आपने कहा ओके पता लगाओ कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बनता है, आपने कहा इसमें ये बनता है, इसमें ये बनता है। ओके नाउ आई विल से ओके प्रोडक्ट एक्स कितने यूनिट्स बनाते हैं 10,000, इसके कितने बनाते हैं 5,000, इसके कितने बनाते हैं 5,000। आप कहेंगे रेट निकाल दो और प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट आ जाएगी। मैं थोड़ा इजी सिचुएशन ले रहा हूँ, फिर मैं लूँगा एक्स इधर भी आता है उधर भी जाता है उधर भी जाता है तो क्या करना है, बट समझिए रेट तो अलग अलग निकाली, ये डिपार्टमेंटल वाइज है, लेकिन एक तकलीफ है इसमें। ये जो मैंने रेट निकाली इसमें मैंने ओवरहेड्स तो यहाँ तक के ही कंसिडर किए। यहाँ तक के कंसिडर करने का मतलब 3,00,000, 250 एंड 270, तो 8,20,000 ही आए। ये 180 तो बेचारे पीछे ही छूट गए। हाँ मतलब समझिए मैंने रेट निकाल दी, रेट निकाल के अब प्रोडक्ट बनाऊंगा उसमें ओवरहेड जोड़ दूंगा तो जुड़ेगा कितना 820, जबकि लगा कितना 10 लाख, जुड़ना कितना चाहिए 10 लाख। आप कहेंगे अरे ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे भी यूनिट से डिवाइड करो। ओह यूनिट, इधर तो कोई यूनिट्स आते ही नहीं हैं, तो अब अपनी तकलीफ है ये गलत है, अभी ऐसा नहीं चलेगा। आप कहेंगे तो फिर क्या करें, व्हाट वी नीड टू नाउ डू इज, हमारा ये जो ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर पीछे छूट गया था, कौन सा वाला, सर्विस डिपार्टमेंट वाला। हाँ याद आया भाई, इंटर में आप इस सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को वापस बांटते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और ये वाले ओवरहेड को जब वापस इधर लाते थे, हाँ इसको अपन कहते थे री अपॉर्शनमेंट। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर से बांटो। आप कहेंगे ये सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर्स वाले का खर्चा, आप कहेंगे इसने किस किस को कितनी सर्विस दी, कहाँ कहाँ कितने का मटेरियल गया, उसके बेसिस पे बांट देते थे। मान लीजिए 30,000, 30,000, 20,000। ये एचआर वाले का, या मान लीजिए रिपेयर मेंटेनेंस का, इसने किस किस को कितनी हेल्प करी, किसका कहाँ पे रिपेयरिंग कराया, कितना एम्प्लॉयज़ कहाँ लगा हुआ है। आपने कहा 50, 30, 20। ओके नाउ ये करते ही अब वापस से अगर मैं टोटल करूँ, हाँ ये तो जीरो हो गया। दिस इज हाउ मच, 3,80,000, 3,10,000, 3,10,000। हाँ जी, जोड़ कितनी आ गई भाई 10 लाख। समझिए गणित तो मिलानी ही पड़ेगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो 10 लाख जाना ही चाहिए, घूम फिर के कैसे ही करो पहुंचाना तो है ही। नाउ आई रीच हियर। अब आप कहेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। आपने कहा एक्स 10,000 यूनिट बनते हैं भाई, इसके 5,000 यूनिट बनते हैं, जेड के भी 5,000 यूनिट बनते हैं, एंड आई गेट अ रेट पर यूनिट। ओके ये मेहनत कहलाती है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। ये तो मेरा इजी वाला एग्जांपल था, एक्स सिर्फ इधर बनता है, वाई इधर बनता है, जेड इधर बनता है, तो पर यूनिट रेट निकाल दी, काम खत्म। आपने कहा जो प्रोडक्ट एक्स है मेरा, ठीक है, वो ए में जाता है, फिर बी में जाता है, फिर सी में जाता है, वाई जो है वो ए में आता है, बी में नहीं आता, सी में जाता है, जेड जो है वो इस यहाँ नहीं आता, इधर भी नहीं आता, सिर्फ इधर आता है। अब क्या करना रहा, क्योंकि यहाँ तो एक्स भी है वाई भी है, इधर एक्स वाई जेड है, इधर पता चला सिर्फ एक्स है, तो अब रेट कैसे निकालूं, हर जगह सब प्रोडक्ट आ रहे हैं, वापस पर यूनिट कर दूं क्या, नो। पर यूनिट की एक तकलीफ, एक लिमिटेशन है। आपने कहा मान लीजिए चलो यहाँ तीनों आ रहे हैं तो डिवाइड बाई 20,000 करके रेट पर यूनिट कर लेते हैं, पर समझिए
अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह का काम होता है। तो उस केस में अगर सब पे आपने रेट पर यूनिट निकाली, पर यूनिट का मतलब हर यूनिट का ओवरहेड बराबर, तो अब प्रोडक्ट एक्स है चाहे वाई है चाहे जेड है, इस डिपार्टमेंट में चाहे उसने काम ज़्यादा करवाया कम करवाया, खर्चा उसमें बराबर आ जाएगा। इलॉजिकल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? से फॉर एग्जांपल ये अपना डिपार्टमेंट ए इंजन बनाने का काम करता है, इसमें एक्स भी आता है और वाई भी आता है। मान लो मारुति है, एक्स इज आर प्रोडक्ट अल्टो का इंजन, वाई इज सियाज का इंजन। क्या दोनों के इंजन में सेम टाइम लगता है? क्या इंजन की कैपेसिटी सेम है? क्या मशीन आर सेम लगेंगे? नो, देट विल बी डिफरेंट। अब आपने कहा ऑल्टो के तो मैं 10,000 इंजन बनाता हूँ, इसके 5,000 इंजन बनाता हूँ, रेट 15,000 से डिवाइड करके निकाल दो, गलत हो जाएगा। क्योंकि पता चला ऑल्टो का एक इंजन बनाने में से 2 आवर्स लगते हैं, सियाज का इंजन बनाने में 10 घंटे लगते हैं। मतलब ये 5,000 यूनिट 10 घंटे के हिसाब से 50,000 आवर्स ले लेता है। ये तो बेचारा 20,000 आवर्स में 10,000 यूनिट बन के तैयार हो जाते हैं। तो समझिए अब रेट पर यूनिट का टाइम गया। आप कहेंगे कुछ अलग तरीका निकालो। ट्रेडिशनल में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालने के जो मेथड्स हमारे पास थे या हैं, सबसे पहला सबसे आसान वाला पर यूनिट निकाल लो। सेकंड होता है ओवरहेड्स पर लेबर आवर निकाल लो। तीसरा होता है पर मशीन आवर निकाल लो। चौथा होता है रेट। हाँ, कुछ याद आ रहा है क्या भाई? और कौन कौन सी रेट थी? यू हैड अ रेट, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, और लास्ट मेथड था परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट अगर याद हो, प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद अब ओवरहेड जोड़ने का टाइम आता था, कभी आपको क्वेश्चन कहता था लेबर आवर्स, कभी परसेंटेज ऑफ लेबर, मटेरियल, प्राइम। आप कहीं इतने सारे मेथड्स क्यों? डिपेंड्स। लॉजिक समझिए, मेरा ये जो डिपार्टमेंट ए है इसमें 3,80,000 का खर्चा लगा। आप कहेंगे इसमें एक्स भी बनता है और वाई भी बनता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, तो इन 2 प्रोडक्ट के 10 और 5 15,000 यूनिट है, रेट क्यों नहीं निकालते? तो समझिए अब मैं ये चेक करूँगा मेरे डिपार्टमेंट ए में काम क्या होता है, क्या इसमें काम किया जाता है, और वो काम कितना होगा, वो किस पर डिपेंडेंट है, जिसको अपन कहते हैं की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। ये डिपार्टमेंट कितना काम कर पाएगा, कितना आउटपुट दे पाएगा, वो किस पर डिपेंडेंट है। सपोज आपने कहा साहब यहाँ तो इंजन बनता है, और इंजन तो सारा मशीनों पे बनता है, और हमारी मशीन की एक फिक्स कैपेसिटी है कि वो इतने आवर्स ही चल सकती है। ओके, तो इफ़ दैट इज़ अ सिचुएशन, सपोज पता चला कि इस डिपार्टमेंट में जो मशीन है वो 70,000 आवर्स के लिए अवेलेबल है। ओके, हाँ, इसीलिए ऑल्टो के 10,000 इंटू 2 20,000 आवर्स, इसमें 5,000 इंटू 10 50,000। अब अगले महीने आपने कह दिया मैं तो सिर्फ सियाज ही बनाऊंगा, तो एक इंजन में 10 घंटे लग रहे हैं, कितने इंजन बनेंगे साहब? 7,000। आपने कहा सिर्फ ऑल्टो बनाऊंगा, 2 घंटे के हिसाब से कितने इंजन बन जाएंगे? 35,000। अब अगर मैंने रेट पर यूनिट रख दी डिवाइड बाई 15,000, तब तो क्या हो गया? ऑल्टो बनाऊँ सियाज बनाऊँ, रेट सेम। आप कहेंगे थोड़ा समझ में कम आ रहा है, इतनी महंगी गाड़ी, इतनी सस्ती गाड़ी, इंजन इसका इतना सा, इसका इतना बड़ा, ठीक है, टाइम भी अलग अलग लग रहा है, तो नो, दिस कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया। अच्छा, जैसा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसका ओवरहेड्स भी चार्ज होना चाहिए, तभी उसकी प्राइसिंग सही आएगी। तो आप कहेंगे नो नो, यहाँ पर आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? मशीन आवर्स। जैसे ही मशीन आवर्स ख़त्म, मेरा काम भी रुक जाएगा। तो अगर मैंने मान लो यहाँ 15,000 से करके रेट निकाल दी थी, अगले महीने अगर मैंने सिर्फ सियाज बनाए तो 7,000 इंजन ही बनेंगे, और 7,000 इंटू दिस रेट करूँगा, पता चला ओवरहेड पूरा एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। ठीक है, देयर विल बी अ ह्यूज अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक बार अगर अपन निकाल के भी देख लें कि 3,80,000 का आपका ओवरहेड है, ठीक है, डिवाइड बाई 15,000 यूनिट्स, आपकी रेट कितनी आ गई भाई? 25.33। आपने रेट निकाल दी। अब अगले महीने प्लानिंग चेंज, आपने कहा ऑल्टो के तो ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं, सियाज की बुकिंग है, चलो सियाज बनाओ। अब सियाज के इंजन बनाने शुरू किए, 7,000 पे गाड़ी रुक गई, तो पता चला कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो 25-25 रुपया करके ओवरहेड पहुंचेगा कितना? कुछ 1,78,000, जबकि लगा कितना? 380,
अरे ये क्या हो गया, इतने सारे ओवरहेड्स तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही नहीं पहुंचे, अनएब्जॉर्ब्ड रह गए, पता चला हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ही गलत आ गई, हमने तो सिर्फ 25 रुपये ही जोड़ा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमको ये देखना पड़ेगा जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका आउटपुट, वो कितना काम कर सकते हैं, कितने यूनिट्स बना सकते हैं, वो किस पर डिपेंडेंट है। क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब बनते हैं तो ऐसा नहीं कोई भी प्रोडक्ट बनाओ वो कह देगा मैं 15,000 यूनिट बना के दे दूंगा, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट के ज़्यादा यूनिट बनाएगा, इसके कम बनाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे लिमिटेशन क्या है, पता चला वो इसका लिमिटेशन जो है वो क्या है, मशीन आवर्स। तो आप कहेंगे इसके मशीन आवर्स लेके आओ, पता चला 70,000 है, तो मैं रेट क्या करूँगा, पर मशीन आवर निकालूंगा। डिपार्टमेंट बी में पता चला लेबर का काम है, वेल्डिंग करना, ये करना, मशीन से नहीं है, और वो जितने आदमी है उतना ही काम कर पाएंगे। अब सियाज का वेल्डिंग कराओ चाहे ऑल्टो का, वो कहता काम उतना ही करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, पर फिर भी सियाज में आप कहेंगे स्किल्ड आदमी को लगाते हैं, उसमें तो ऐसे आदमी को ही लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हो सकता है मैं लेबर आवर्स या परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट रखूँगा। यहाँ पता चला कि पैकिंग का काम होता है, तो हो सकता है आप कहेंगे कि चाहे ऑल्टो को पैक करो चाहे सियास को पैक करो, टाइम सेम ही लगता है, पर यूनिट चलेगा, ओके। पर मटेरियल कॉस्ट भी हो सकता है। तो समझिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिपार्टमेंट किस तरह का काम होता है और वहाँ पे वो काम कितना होगा, वो किस पे डिपेंडेंट है, उसके हिसाब से हम अलग अलग मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन निकाल लेते हैं। तो कहीं पर आर, कहीं पर मशीन आर, कहीं पर लेबर आर, कहीं मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, उसके तरह से हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या, आपने कहा साहब हम तो पर आर से निकालेंगे, निकालो तो भाई 3,80,000 डिवाइडेड बाई 70,000 आवर्स कितना हुआ, 5.42। अब ऑल्टो का इंजन बना, तो आप कहेंगे सिर्फ 2 घंटे काम हुआ इंटू 5.42, आप कहेंगे कि हाँ साहब 10 रुपये 80 पैसे ओवरहेड जोड़ दो। इसका बना इंटू 5.42, आप कहेंगे 54 रुपये 20 पैसे जोड़ो, भाई ओवरहेड ज़्यादा है। अब अगले महीने आपने सिर्फ सियाज बनाई, 7,000 सियाज बनेगी। अब 7,000 पे 54.2 से आप ओवरहेड्स कितना जोड़ोगे, पूरा 380। आपने कहा साहब मामला बराबर है। अच्छा किसी भी कॉम्बिनेशन में कर लो आप, आपने कहा एक काम करो 10,000 नहीं, अगले साल अपने काम करते हैं 5,000 ऑल्टो बनाएंगे, तो 5,000 इंटू 2 कितना गया, 10,000। पीछे कितना बचा, 60,000। आपने कहा बाकी सब सियाज बना लो, कितने बनेगी, 6,000। अब आप देख लीजिए ऑल्टो 5,000 बनाई, 5,000 पे आप कहेंगे 10 रुपये के हिसाब से 50,000 कुछ ओवरहेड चला गया, इसमें 6,000 बनाई इंटू 54, 3 लाख समथिंग जो भी आपका ओवरहेड्स जोड़ 380 पे आ जाएगी। कारण मशीन आर जितने मैं उतना यूज़ कर रहा हूँ, आई विल एबल टू एब्जॉर्ब माई ओवरहेड्स। तो समझिए अपनी इच्छा से नहीं चलता है, कुछ भी ओवरहेड रख दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, नो, इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन और वो किस पे लिमिटेशन है, वी हैव दिस एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये तो हुआ अपना ट्रेडिशनल। अब इसका फ़ायदा समझ में आया। ब्लैंकेट में तो बहुत भारी गड़बड़ होने वाली थी, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में। डिपार्टमेंटल पे आकर के अपन ने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया कि भाई ये मशीन आवर्स पे डिपेंडेंट है, इससे निकालो, इसमें ओवरहेड कम इसमें ज़्यादा, आपने कहा बिल्कुल सही किया। पर अब एबीसी कहता है ये भी बहुत छोटी सी चीज़ आपने ध्यान दी, ब्लैंकेट से डिपार्टमेंटल पे आए, बहुत अच्छी बात है, पर समझिए जो 100% गलती में थे आपने 25% उसमें सुधार कर लिया, 75% तो अभी भी लैकुना है, गड़बड़ है। आपने कहा क्या गड़बड़ है भाई, हमने एकदम सही कर दिया ना, डिपार्टमेंट ए में इंजन बनते हैं उसके हिसाब से ही तो ध्यान रखा है। अब एबीसी कहता है चलो डिपार्टमेंट के अंदर चलते हैं। देखिए ब्लैंकेट में तो क्या था, एक ही चद्दर लगा दी, अंदर कुछ नहीं देख रहे थे कौन है, आपने कहा सब ओवरहेड आ जाओ इधर, रेट निकाल दी। डिपार्टमेंट में आपने कहा रुको हम डिपार्टमेंट में बाहर जाके पूछेंगे, हाँ भाई तेरा ओवरहेड आ गया, रेट निकाल दी। एबीसी कहता है अंदर चलो, डिपार्टमेंट के अंदर चलो। आपने कहा साहब आ गए डिपार्टमेंट ए के अंदर, कि चलो सब एक्टिविटीज़ देखो इसमें क्या क्या काम होता है। आपने कहा काम क्या, इंजन होता है, अरे भाई देखो तो सही। आपने कहा साहब सबसे पहले आयरन आता है, उसको मोल्ड करते हैं। आयरन सबका एक जैसा आता है, नहीं नहीं, ऑल्टो में तो अपने जंक वाला भी चलता है, इसमें तो एकदम फाइन क्वालिटी वाला आता है। हो सकता है इसमें आयरन आता है, इसमें एल्यूमिनियम आता है, तो दैट वे आपने कहा साहब ये काम होता है। फिर आपने कहा सियास के इंजन के लिए तो स्पेशलिस्ट आता है, वो बनाता है, ठीक है। फिर मशीन्स तो अलग अलग लगी हुई है, ऑल्टो की मशीन अलग है, सियास की अलग है, या अगर सेम भी है
तो उसमें डाई फिट करनी पड़ती होगी ना भाई, इसका डिज़ाइन ऐसा है, इसका डिज़ाइन ऐसा है, ठीक है, आपने कहा उसको सेटअप करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, ठीक है। सियाज का जो हमारा इंजन है वो हम टेक्नोलॉजी जो है वो पता चला हमने फ़िएट वाले से ले रखी है, और फ़िएट वाले को उसकी रॉयल्टी देनी पड़ती है। आपने कहा ये रॉयल्टी का खर्चा भी आ गया साहब, लेकिन ये सिर्फ सियाज पे ही लगता है। ऑल्टो तो अपन ने कुछ नहीं, अपने स्कूटर के इंजन को ही मॉडिफाई करके चला रहे हैं, ठीक है। पता चला कि अब आपने एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी शुरू की, ओके, ठीक है। आपने कहा इंस्पेक्शन का काम भी होता है, कि इंस्पेक्शन कैसे, कि ऑल्टो तो क्या करते हैं, हम इंस्पेक्ट ही नहीं करते, या 10 में से एक कर लेते हैं। सियाज का तो एक एक इंजन इंस्पेक्ट होता है, चेक होता है, फिर आगे जाता है। अब आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करी, ओके, और फिर आपने कहा डिवाइडेड बाई 70,000 आवर्स रेट पर आवर। ABC से ये आपके जो 3,80,000 रुपये के खर्चे हैं, देखो इनके नेचर, ओके। क्या ये सारे के सारे खर्चे मशीन आवर्स पे डिपेंड करते हैं? आपने कहा ये रॉयल्टी का खर्चा तो सिर्फ सियाज पे आ रहा है, इंस्पेक्शन का सियाज पे ज़्यादा है, ऑल्टो पे कम है, ओके। स्पेशलिस्ट तो सिर्फ सियाज के लिए आ रहा है, मशीन का सेटअप टाइम जो मेरा है ऑल्टो में कम है, सियाज में ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं अलग अलग तरह के काम करता हूँ, और उसमें भी प्रोडक्ट वाइज उनका यूज़ अलग अलग है। तो अब सारे ओवरहेड्स को जोड़ के इस डिपार्टमेंट की एक रेट निकालना इन लॉजिकल है, गलत है। मतलब समझिए, ये समझ लो, अब डिपार्टमेंट को एक कंपनी समझ लो, ये समझ लो डिपार्टमेंट के अंदर अपन ब्लैंकेट चला रहे थे, एक डिपार्टमेंट को ब्लैंकेट मान रहे थे, अब उसके भी आप कहेंगे टुकड़े टुकड़े कर दो, अलग अलग एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करो। अब आपने कहा ये एक्टिविटी का खर्चा तो मशीन आवर्स से कोई लेना देना ही नहीं है, ये स्पेशलिस्ट की सैलरी तो वो कितने घंटे काम करता है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि इसका तो लेबर आवर्स बेसिस होना चाहिए। मशीन का खर्चा हो सकता है आप कहेंगे मशीन आवर्स, लेकिन मशीन को सेटअप करना पड़ता है। ऑल्टो के लिए सेटअप टाइम कम लगता है, बस छोटा सा डाई है, फिट किया, काम शुरू, 2 घंटे में हो जाता है। सियाज का काम शुरू करते ही 5 घंटे सेटअप का टाइम लगता है, यानी कि ये मशीन के ऑपरेशन आवर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मशीन के सेटअप आवर्स पे डिपेंडेंट है। रॉयल्टी तो सिर्फ सियाज की है, पर यूनिट है, पर आवर से क्या लेना देना इसका, मशीन आवर से क्या लेना देना, ये तो पर यूनिट ही होनी चाहिए। इंस्पेक्शन का खर्चा ऑल्टो में आधे घंटे में इंस्पेक्शन होता है, सियाज में 2 घंटे में इंस्पेक्शन होता है, पर वो बनाने का तो 2 घंटे और 10 घंटे का था। अब आधा घंटा 2 घंटा और 2 घंटे 10 घंटे का रेशियो तो सेम नहीं है, आप कहेंगे तो इंस्पेक्शन आवर्स होने चाहिए। तो ABC कहता है बस यही हम कह रहे हैं। अब आप डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, एक एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद एक्टिविटी वाइज एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, और फिर जिस प्रोडक्ट में जो जो एक्टिविटी यूज हुई उसके हिसाब से उसमें ओवरहेड्स जोड़ा जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो समझिए, माइन्यूट डिटेल पे पहुंच गए अपन, और आज के बिजनेस की यही नीड है। ऊपरा ऊपरी ओवरहेड्स देख करके काम नहीं चलने वाला है, बिजनेस में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव करना है मेरे को एक एक एक्टिविटी पे पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, एक एक एक्टिविटी की कॉस्ट मुझे पता होनी चाहिए, उसको खर्चा करना पड़ता है, किसके लिए करना पड़ता है, किस बेसिस पे करना पड़ता है, वो पता होना चाहिए। अब जब मैं इसके बेसिस पे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना शुरू करूँगा, अब मेरे पास रियलिटी में सियाज की और ऑल्टो की रियल कॉस्ट आनी शुरू होगी। पता चलेगा सियाज में मैं खर्चा कम जोड़ रहा था और ज़्यादा आ रहा है, ऑल्टो में खर्चा मैं ज़बरदस्ती ज़्यादा जोड़ रहा था, कम आ रहा है। या रिवर्स सिचुएशन भी आ सकती है कि कई सारे खर्चे तो सियाज के ही लग रहे हैं, ये रॉयल्टी सियाज की, ये इसका इसका, और बेचारा ऑल्टो वाला भी डूब रहा है। इसके चक्कर में ऑल्टो नहीं बिक रही है क्योंकि मैंने ओवरहेड ज़्यादा जोड़ दिए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रख दी, लोग लेने को तैयार नहीं। नाउ विद द ABC आई कम टू नो द ट्रू कॉस्ट ऑफ माई प्रोडक्ट, एंड देयरफॉर आई विल बी एबल टू हैव अ बेटर प्राइसिंग। तो इन टुडेज एनवायरनमेंट जहाँ कट थ्रॉट कंपटीशन है, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट के 100 सप्लायर मिलेंगे और रोज़ 10 सप्लायर नए पैदा होते हैं, अगर आप अपनी कॉस्ट में मास्टर नहीं हैं, यू कैन नॉट सर्वाइव। सो दिस ABC is going to help you to identify the true cost of a product. समझिए, ब्लैंकेट में बिल्कुल दुर्पट चल रहा था,
एब्जॉर्प्शन वाला जब अपन ने डिपार्टमेंटल रखा है, मैंने कहा 25% गलती सुधारी, और एबीसी में मैं ये कह सकता हूँ अपन 100% करेक्ट कॉस्ट पे आ जाएंगे, किसी भी तरह का अजम्पशन नहीं। मीन्स एक डिपार्टमेंट के अंदर ऑफकोर्स मशीन आवर्स लिमिटेशन है, पर हर खर्चा तो मशीन आवर्स के हिसाब से लगता ही नहीं। तो अब मैं हर खर्चे को देख करके उसका एब्जॉर्प्शन का तरीका ढूंढता हूँ, तो अपने आप डायरेक्ट कॉस्टिंग आनी शुरू हो गई। ये प्रोडक्ट पे ये खर्चा, ये प्रोडक्ट पे ये खर्चा, ये प्रोडक्ट पे ये खर्चा, जिस प्रोडक्ट के लिए जो खर्चा जिस कारण से लग रहा है मैं सीधा उसके बेसिस पे चार्ज करना शुरू करता हूँ। दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ट्रू रिफाइनमेंट ऑफ माई एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ट्रू करेक्ट प्रोडक्ट मेरी कॉस्ट आनी शुरू होगी, एंड डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू इंक्रीज माई सेल्स, माई प्रोडक्ट प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी। पता चला पहले ये प्रोडक्ट अच्छा लगता था, पता चला इसमें दुनिया भर की एक्टिविटीज़ लग रही है, खर्चा तो इसके कारण ही है। सो दिस व्हाट इज द एबीसी सिस्टम। तो एबीसी में हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के अंदर गए, एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करी, अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ है उनका खर्चा आइडेंटिफाई किया, खर्चा आइडेंटिफाई करके उसका बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन फाइनलाइज किया और रेट निकाली। तो समझिए, जहाँ डिपार्टमेंट किसी कंपनी में 3, 4, 5, 10 होंगे, एक्टिविटीज़ तो शायद शुरुआती 100 से होगी, 50 एक्टिविटी, 100 एक्टिविटी, 200 एक्टिविटीज़ का मतलब इट इज़ अ कम्बरसम वर्क। ये इतना आसान नहीं है, पढ़ने में आसान लगता है, ठीक है एबीसी में बढ़िया है साहब, नाम एबीसी एकदम नर्सरी क्लास के काम कर रहे हो, बट इट इज़ मोर देन XYZ। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को एबीसी अडॉप्ट भी करना है मैनुअली, तो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल टास्क है कि आप रेट निकाल करके वो रेट जोड़ते जाओ। यू नीड स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स। वो सॉफ्टवेयर्स सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके रखेंगे, उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन करते रहेंगे, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के प्रोडक्ट की कॉस्ट में आप जोड़ पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ आर गोइंग टू बी न्यूमरस। और इसलिए एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन भी कॉस्ट बेनिफिट के बेसिस पे रहेगा। लगता है कि अननेसेसरी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को अलग अलग कर दिया, मेहनत बाद में बढ़ जाएगी, अभी तो आराम लग रहा है, हाँ मैंने देखो साहब 500 एक्टिविटी ढूंढ के निकाल दी। अरे 500 तूने तो निकाल दी, उसकी कॉस्ट भी तो निकाल देगा। अब प्रोडक्ट टैक्स बना, 500 में से कौन कौन सी एक्टिविटी यूज़ की उस वक्त जान निकल जाएगी। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई, वही सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि कौन सी सिग्निफिकेंट मटेरियल एक्टिविटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करें। 2-4 छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, खर्चा ही 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, कोई ज़्यादा लगता नहीं है, उनको हम क्लब करके एक एक्टिविटी मान सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं है। तो सिमिलर एक्टिविटीज़ कैन ऑलवेज बी क्लब्ड टुगेदर। तो समझिए एबीसी में जहाँ डिपार्टमेंट में अपन डिपार्टमेंट वाइज जोड़ लगता थे, एबीसी में ये समझ लो एक्टिविटी वाइज जोड़ लगेगी। एक एक्टिविटी इधर भी परफॉर्म हो रही है, इधर भी हो रही है, इधर भी हो रही है, कॉमन है, तो हम इसको जोड़ लगाकर एक एक्टिविटी की कॉस्ट को सीधा प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या करेंगे, जोड़ना शुरू कर देंगे। देखिए थ्योरी पे आते हैं। मीनिंग, ABC refers to a technique for determining the cost of activities and the output, cost of activities and the output that those activities produce। ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी की कॉस्ट, उसके बाद जो प्रोडक्ट आउटपुट उस एक्टिविटी ने बनाया उसकी कॉस्ट। इट इज़ अ लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, दैट इज ओवरहेड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स कंज्यूम्ड बाय गुड्स और सर्विसेज। जो रिसोर्सेज जिस प्रोडक्ट ने कंज्यूम किया उसी में जुड़ना चाहिए। द एम ऑफ ABC is to generate improved cost data for using managing a company's activities। अब ABC का सबसे बड़ा फ़ायदा, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो निकलेगी ही निकलेगी, ये भी पता चल जाएगा कि ओ ये एक्टिविटी अपना कौन पी रही है, सारा प्रॉफिट तो इस एक्टिविटी के कारण जा रहा है। तो पहले अपने को लगता था इस डिपार्टमेंट में खर्चा बहुत आ रहा है, कैसे कम करें। समझिए डिपार्टमेंट में खर्चा बहुत आ रहा है, एक वास्ट टर्म हो गया, और एक इस एक्टिविटी में खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मीन्स यू आर जस्ट पिन पॉइंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो ऑब्वियसली रिजल्ट बेटर आएंगे। आपने डिपार्टमेंट का खर्चा कम करना है, ढूंढ रहे हो कहाँ कम करूँ कहाँ कम करूँ, नहीं तो इस एक्टिविटी का खर्चा कम करना है, सोचना सिर्फ उसके बारे में है। ओके, सो दैट इज़ हाउ एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस विल हेल्प इन बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट। CI मैंने डिफाइन किया ABC को, इज एन अप्रोच टू कॉस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स tracing resource consumption and costing of final outputs। Resources are assigned to activities। Okay, so it is an approach जिसमें costing और monitoring करते हैं हम एक्टिविटीज़ की, जिसमें क्या है tracing resource consumed, ठीक है, ये रिसोर्सेज क्या कंज्यूम हुए और फाइनली प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। रिसोर्सेज आर असाइन टू एक्टिविटीज़, activities are assigned to cost objects based on consumption estimate।
द लेटर यूज कॉस्ट ड्राइवर्स टू अटैच एक्टिविटी कॉस्ट इनपुट। आप कहीं कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर मतलब ये एक्टिविटी को ड्राइव कौन करता है, इस खर्चे को इन्फ्लुएंस कौन करता है? आपने कहा मशीन का सेटअप आवर्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि सेटअप आवर्स उसका क्या है? ड्राइवर है। ठीक है, वो जितना बढ़ेगा उतना आपका क्या होगा? खर्चा बढ़ जाएगा। रॉयल्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीआर्स प्रोड्यूस, तो इट इज़ नंबर ऑफ सीआर्स। ठीक है, इंस्पेक्शन डिपेंड्स ऑन इंस्पेक्शन आवर्स। मशीन का फ्यूल का खर्चा डिपेंड्स ऑन मशीन ऑपरेटिंग आवर्स। तो जो खर्चा मेरा जिस कारण से चेंज होता है मीन्स उसी के बेसिस पे एब्जॉर्ब करूंगा। तो एब्जॉर्प्शन किस बेसिस पे कर रहा हूं? दैट इज कॉल्ड एज ड्राइवर। स्टेप्स इन एबीसी ये अपन ने जो समझा, सबसे पहले आइडेंटिफाई द वेरियस एक्टिविटीज़। आपने कहा एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करो 1 2 3 4 5 6 100 तक। रिलेट द ओवरहेड्स टू द कॉस्ट यूजिंग रिसोर्स ड्राइवर्स। हाँ, अब जो जो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करी उसके ओवरहेड्स भी ढूंढ के लाओ। हाँ, अब एक फ़ायदा और होगा, ये इवन सर्विस डिपार्टमेंट्स भी क्या होंगे? अपने आप में एक्टिविटीज़ बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ साहब, एक हमारा रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी, एक ये एक्टिविटी है, वो भी अपने आप में एक्टिविटी बन के खड़े हो जाएंगे। उनकी भी एब्जॉर्प्शन रेट आनी शुरू हो जाएगी। मीन्स मोस्ट ऑफ द ओवरहेड्स जो पहले अपॉर्शनमेंट रीअपॉर्शनमेंट में धक्के खा रहे थे, वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट होकर के अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट लेकर के आ जाएंगे। हमारी रेट ये है, हमारी रेट ये है, एंड सो ऑन। तो आइडेंटिफाई करो सारे ओवरहेड्स, उनको बांट दो। देन थर्ड, डिटरमाइन द एक्टिविटी ड्राइवर्स। हाँ, अब ड्राइवर ढूंढो कि किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है। स्टेप 4, एब्जॉर्प्शन रेट निकालो। और लास्ट में अब वो एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के बाद जो जो प्रोडक्ट बने उनकी कॉस्ट में उसको फाइनली चार्ज करो। तो ओवरहेड्स का प्रोसेस वही है। डिपार्टमेंट में क्या था? लोकेशन करो, अपॉर्शनमेंट करो, रीअपॉर्शनमेंट करो, फिर एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ो। यहाँ पर एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करो, उसका ड्राइवर आइडेंटिफाई करो, बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, और फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या कर दो? जोड़ दो। अब ये एक्टिविटीज़ जितनी भी तरह की होती है उनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, बांट देते हैं। These are the four broad categories of activities we have. तो क्वेश्चन आ जाए कि what are the 4 types of activities? तो ये नहीं अच्छा साहब एक सेटअप होता है, एक मशीन होता है, एक वो होता है। नो, इट इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन देयर नेचर। और हर तरह की एक्टिविटी को इन 4 ब्रॉड ग्रुप्स में हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है यूनिट लेवल एक्टिविटी। दूसरा क्या है भाई? बैच लेवल। तीसरा है प्रोडक्ट लेवल। और चौथा है फैसिलिटी सस्टेनिंग, या इसको सपोर्ट एक्टिविटी भी बोलते हैं। अब ये क्या है? यूनिट लेवल। नाम से फील हो रहा है कि ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। बैच लेवल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ बैचेस। प्रोडक्ट लेवल डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट बीइंग मेड। नंबर ऑफ यूनिट्स, ये तो है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये है प्रोडक्ट इटसेल्फ। फैसिलिटी और सपोर्ट लेवल, सर्विस एक्टिविटीज कह सकता हूँ। अब देखिए, यूनिट लेवल ये वो एक्टिविटी है जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पे डिपेंड करती है। और प्रोडक्ट लेवल द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड पे डिपेंड करता है। भाई ये क्या हुआ समझ में नहीं आया। एग्जांपल मैं बताऊँ, रॉयल्टी सियास की लग रही है, वो फिएट वाला कहता है हर इंजन पे मेरे को 2000 रुपया चाहिए, पर इंजन 2000 मीन्स पर कार 2000। तो ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, यूनिट्स ऑफ सियास पे डिपेंडेंट है, तो ये पर यूनिट हो गई। और मान लो आपने एग्रीमेंट ये किया भाई यूनिट्स का झमेला नहीं होता है, तो एक लमसम बोल दे सियास की रॉयल्टी कितनी लेगा। उसने कहा साहब 20 करोड़ रुपया लूँगा, दिस इज़ द रॉयल्टी। अब आप यूनिट्स कितने ही बनाओ। तो अब ये समझिए नंबर ऑफ यूनिट्स पे नहीं, प्रोडक्ट पे। सियास पे 20 करोड़ रुपया लग रहा है, तो ये प्रोडक्ट लेवल हो गया। हाँ, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज़ वन टाइम ही होती है। जनरली R&D रिसर्च स्टार्टिंग में खर्चा लग जाता है, बट ऐसा नहीं हो सकता एनुअली 20 करोड़ लूँगा, तो ये एनुअल कॉस्ट हो गई। तो अगर आपने कोई खर्चा स्पेसिफिक ये प्रोडक्ट बनाओगे ये खर्चा लगेगा, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, वो प्रोडक्ट लेवल हो गया। और नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, वो यूनिट लेवल हो गया। बैच लेवल,
नंबर ऑफ यूनिट्स पे नहीं, नंबर ऑफ बैचेज मैन्युफैक्चर्ड, कितने बैचेज में काम होगा उस पर डिपेंड करेगा, दैट बिकम्स बैच लेवल। और फैसिलिटी सपोर्ट एक्टिविटी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब एक बैच में 10 स्टूडेंट है, 20 है, 50 है, 100 है, ओके। जो मेरा नोट्स का खर्चा है वो कौन सा एक्टिविटी होगा भाई? नोट्स का खर्चा लगता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बैच, यानी कि यूनिट लेवल। लेकिन मैं फाइनल कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, ओके। फाइनल कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए मैंने 4 किताबें खरीदी। अब स्टूडेंट चाहे 10 आए, 20 आए, 50 आए, किताबें तो 4 ही रहेगी। वो 4 का खर्चा किस क्या हो गया? प्रोडक्ट लेवल। इंटर कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ फिर से लग रहा है, इंटर अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ फिर से अलग से खर्चा लग रहा है, ये प्रोडक्ट लेवल हुआ। तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है यूनिट लेवल, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट लेवल। अब बैच लेवल कॉस्ट, ये पेन का खर्चा, चाहे 10 स्टूडेंट पढ़े तो भी बोर्ड पे लिखने का खर्चा उतना ही आएगा, 20 पढ़े तो भी उतना ही आएगा, लेकिन 2 बैच होते ही फिर से लगेगा, यानी कि बैच लेवल हो गया। और फैसिलिटी आप कहेंगे बिजली का खर्चा है, बाहर वो अपना स्टाफ खड़ा है, ध्यान रखता है, ये वो सब, वो फैसिलिटी लेवल है, ओके। सो दैट वे यू हैव दीज 4 कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज़, ओके। अब आगे क्या है? चॉइस ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर ABC। अब मैंने आपको कहा एक्टिविटीज़ बहुत होगी, हो सकता है 500 एक्टिविटी ढूंढ के लिए आए, तो हमको कंबाइन करना पड़ेगा। चॉइस क्या होगा? 2 क्राइटेरिया लिखे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी सिग्निफिकेंट मटेरियल होनी चाहिए, और एक्टिविटी शुड बी ड्रिवन इन्फ्लुएंस बाय सिंगल कॉस्ट ड्राइवर, ओके। तो एक ड्राइवर होना चाहिए। अगर आपने 2 खर्चों को कंबाइन कर दिया लेकिन उनके ड्राइवर्स अलग अलग हैं तो नहीं चलेगा, एक्टिविटीज़ अलग अलग करो। से फॉर एग्जांपल मटेरियल रिसीव करना एक एक्टिविटी है, वापस गोडाउन से प्रोडक्शन को इशू करना दूसरी एक्टिविटी है। अब रिसीविंग का खर्चा डिपेंड करता है कितनी बार रिसीव करते हो, इशू का खर्चा करता है, डिपेंड करता है कि आप इशू कब कब करते हो, कितनी बार करते हो, लेकिन दोनों एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह से परफॉर्म होती है, तो आप उनको मर्ज करके एक एक्टिविटी नहीं 2 एक्टिविटी माननी ही पड़ेगी। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सी एक्टिविटीज़ अलग अलग मानी जाएगी और कौन सी एक मानी जाएगी। हाँ, आगे हेडिंग है कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट ड्राइवर, वो तो मैंने आपको कहा ही। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज़ आइटम फॉर विच कॉस्ट इज़ मेजर्ड। अब जैसे यहाँ पर आइटम क्या होगा? यूनिट्स, यहाँ क्या होगा? बैचेज, यहाँ क्या होगा? प्रोडक्ट, यहाँ क्या होगा? फैसिलिटी। अब उसका ड्राइवर कितनी बार हुआ, क्योंकि 5 यूनिट बने, इतने बैचेज हुए, ये हुए। अब कॉस्ट ड्राइवर में 2, एक तो रिसोर्स, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स कंज्यूम, मतलब अमाउंट कितना था, और उसके बाद एक्टिविटी कितनी बार वो परफॉर्म हुई। आपने कहा साहब यूनिट लेवल में रॉयल्टी कॉस्ट हमारी इस साल 50 लाख रुपए आई, और यूनिट्स कितने बने कि 10,000 यूनिट्स, तो ये मेरा हो गया एक्टिविटी ड्राइवर और ये हो गया रिसोर्स ड्राइवर, ओके। अब कुछ एग्जांपल, जैसे एक एक्टिविटी है रिसर्च डेवलपमेंट, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है? नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स, पर्सनल आवर्स, एम्प्लॉयज़ कितने घंटे काम किया, कस्टमर सर्विसिंग का खर्चा, इट कुड बी नंबर ऑफ सर्विस कॉल, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, आवर्स स्पेंड। आप कहेंगे 3 क्यों हैं? देखिए, आपने सर्विसिंग आउटसोर्स कर दी और उसको बोल दिया भाई हमारा कस्टमर जितने कॉल आएंगे उसके हिसाब से पैसा देंगे। अब वो आधा घंटा आपका सर खाता है, 10 मिनट में सॉल्व हो जाता है, आपका हेडेक है। यानी कि मेरे लिए वो एक्टिविटी कितनी बार खर्चा होगा? नंबर ऑफ कॉल्स। एक है कितने घंटे सर्विसिंग में लगेंगे, उसका पैसा लेंगे, तो इट इज़ आवर्स ऑफ सर्विसेज देवन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाइज है कि ये प्रोडक्ट के लिए 4 आदमी रख दिए हैं, अब वो फ्री हो तो भी तनख्वाह ले जाएंगे, नहीं है तो भी ले जाएंगे, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। समझिए, एक ही खर्चा नंबर ऑफ यूनिट्स पे हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे हो सकता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसका वो खर्चा किस बेसिस पे लगता है। एक्टिविटी एक ही है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर हो सकते हैं। सेम वे मार्केटिंग, नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ कस्टमर्स, वेट ऑफ आइटम्स, ओके, क्योंकि आप कुरियर करते हो, हाँ, अप टू 100 ग्राम्स सेम रेट है, पर ज़्यादा वजन होता जाए तो वेट के हिसाब से होगा, वॉल्यूम के हिसाब से होगा। तो दैट वे डिपेंड्स हमारा एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है, हमको ढूंढना पड़ेगा और फिर उसके बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फाइन रिफाइनमेंट ओवर ट्रेडिशनल सिस्टम। और आज के ज़माने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए मैंने कहा हर चैप्टर में अपने ABC 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 साथ में आएगा, ओके। और अगर ABC नहीं है तो ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ही क्या करोगे,
क्योंकि जब तक आपके पास प्रोडक्ट की करेक्ट कॉस्ट नहीं है, काहे का एनालिसिस। सो दैट इज़ वाई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम जो अपना ये चैप्टर है, उसमें ऑपरेटिंग इनकम का एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब आपके पास उसकी करेक्ट कॉस्ट हो। और करेक्ट कॉस्ट ट्रेडिशनल से नहीं आने वाली है, एबीसी से आने वाली है। इसका मतलब फर्स्ट वी नीड टू लर्न एबीसी, देन विल बी एबल टू एनालाइज द प्रॉफिट्स। और जब एक्टिविटी एनालिसिस शुरू होगा, एक्टिविटी एनालिसिस करे ये एक्टिविटी क्यों हो रही है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब एक्टिविटीज़ वाइज कॉस्ट निकालते हो सकता है आपको कई सारी नॉन वैल्यू एडिंग फालतू की एक्टिविटीज़ मिलेगी, जिसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करोगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, हो सकता है कोई एक्टिविटी हो रही है, आपने कहा ये मैं यूँ क्यों कर रहा हूँ, इस तरह से नहीं करना चाहिए, एक्टिविटी दूसरे तरीके से परफॉर्म की जाए। हो सकता है ये एक्टिविटी मुझे नहीं करके इसको आउटसोर्स कर देना चाहिए, यही सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम। आपने कहा आजकल तो इतने कुरियर वाले बैठे हैं, क्यों मैं खुद मेरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने जाता हूँ, मे भी मैं आउटसाइड एजेंसी की सर्विस ले लूँ, हेडेक खत्म, झगड़ा खत्म, कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई, आई सेव ऑन माई रिसोर्सेज एंड कैन यूज़ इट अदर वे राउंड। सो इस तरीके से एक्टिविटी एनालिसिस आपको हेल्प करेगा, कौन सी एक्टिविटी ख़त्म करें, कौन सी एलिमिनेट करें, किसको मिनिमाइज़ करें, किसको इम्प्रूव करें, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी से कस्टमर खुश होता है उसको इम्प्रूव करें। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द अनदर एडवांटेज ऑफ एबीसी। रादर कहा भी यही जाता है, एबीसी का जितना फ़ायदा प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकालने में नहीं है, उससे ज़्यादा उस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करके, इम्प्रूव करके, एलिमिनेट करके कॉस्ट बचाने में है। सो दैट इज़ वाई विच इम्पॉर्टेंट टूल फॉर टुडेज मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट्स। नाउ विल टेक अप द क्वेश्चंस। Question 2. A company produces 3 products A, B and C for which the standard cost and quantities per unit are as follows. तो एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है A, B, C और अब इनकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और क्वांटिटी आपको दे दी है। प्रोडक्ट A, B, C क्वांटिटी 10, 20 एंड 30,000, कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस। ओके, मीन्स प्रोडक्ट ए के लिए कितनी बार मटेरियल खरीदा, बी के लिए, सी के लिए, नंबर ऑफ सेटअप्स, कितनी बार सेटअप कॉस्ट लगी। नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 1 11 lakhs, डिपार्टमेंट 2 15 lakhs। तो ये डिपार्टमेंट 2 थे, दोनों के ओवरहेड्स दे दिए। डिपार्टमेंट 1 लेबर इंटेंसिव है, डिपार्टमेंट 2 मशीन इंटेंसिव है। Total hours in Department 1 were 183, 333. Total machine hours Department 2 5 lakh. ओके, तो ये आवर्स भी दे दिए, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। तो आप कहेंगे डिपार्टमेंट 1 और 2 की रेट निकल जाएगी। हाँ, ये ट्रेडिशनल वाला है। ओके, नाउ प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट बाय एक्टिविटी। अब वापस एक्टिविटी वाइज, रिसीविंग इंस्पेक्टिंग एक एक्टिविटी है 14 लाख, शेड्यूलिंग सेटअप दूसरी एक्टिविटी है 12 लाख, टोटल कितना हुआ 26 lakhs. नाउ अंडरस्टैंड, क्वेश्चन इज गिवन, ऊपर डिपार्टमेंट 1 और 2 का ओवरहेड का टोटल कितना है 11 और 15, टोटल कितना हुआ 26 लाख। वापस इधर जो ये रिसीविंग इंस्पेक्टिंग दिया है, शेड्यूलिंग सेटअप दिया है, इसका भी जोड़ कितना है 26। समझिए, पहले ये ओवरहेड्स आपने डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 इस तरह से टोटल लगाई हुई थी, और मान लो इसमें भी 2 एक्टिविटी थी, एक रिसीविंग और एक शेड्यूलिंग। ओके, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, पहले जोड़ ये थी, ठीक है, वो आपकी जो अमाउंट है ना कितनी 11 लाख 15 लाख। अब खर्चा इस तरह से टोटल लगाया गया कि एक्टिविटी वाइज जोड़ लगाओ। मीन्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अपन एक्टिविटी वाइज रेट निकालेंगे, ट्रेडिशनल में डिपार्टमेंट वाइज। और डिपार्टमेंट में 2 दिए, एक लेबर और एक मशीन आवर्स। नाउ नंबर ऑफ बैचेज रिसीव्ड इंस्पेक्टेड 5000। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे रिसीविंग और इंस्पेक्शन का जो मेरा खर्चा है ये कब लगता है, जब भी आप मटेरियल को चेकिंग इंस्पेक्शन करते हो। तो ये 14 लाख रुपए को मेरे को क्या करना है 5000, ये मेरा क्या हो गया कॉस्ट ड्राइवर हो गया, इसके बेसिस पे रेट निकाल दूंगा। नंबर ऑफ बैचेस फॉर शेड्यूलिंग एंड सेटअप वर 800 टाइम्स हमने शेड्यूलिंग सेटअप किया, तो 12 लाख का जो मेरा सेटअप का खर्चा है उसको इससे रेट निकाल दूंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर product cost statement under traditional absorption costing and activity based costing method.
ना क्वेश्चन इज आस्क्ड यू बोथ, ट्रेडिशनल से भी सॉल्व करिए, एबीसी से भी सॉल्व करिए, तो ठीक है दोनों करेंगे। पहले ट्रेडिशनल के लिए क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज निकालनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट 1 क्वेश्चन ने कह दिया लेबर इंटेंसिव है, डिपार्टमेंट 2 मशीन इंटेंसिव है, तो मशीन आर रेट लेबर आर रेट निकाल देते हैं। शुरू करिए फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट जो भी है, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल absorption costing, calculation of absorption rate, department 1, labor hour rate, overheads is 11 lakhs, labor hours is 183,333, तो रेट कितनी आई भाई, ₹6 पर लेबर आवर। डिपार्टमेंट 2 machine hour rate 15 lakhs divided by 5 lakh hours, ₹3 per hour. Now calculation of product cost, नाउ प्रोडक्ट कॉस्ट में आप कहेंगे रॉ मटेरियल, हाँ पर यूनिट ही है तो पर यूनिट ही निकाल लेते हैं सब, 50, 40, 30। और वैसे भी एनालिसिस के लिए टोटल कॉस्ट काम नहीं आती, क्यों, ए के 10,000 यूनिट है, बी के 20,000 यूनिट है, अब टोटल तो सी के 30,000 बनाया, ज़्यादा ही दिखेगी, पर यूनिट ही चाहिए। और अपने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पर यूनिट है तो अपन क्यों अपने लिए काम बढ़ाएं। 30, 40, 50, so this become my prime cost। ओ सबकी सेम है, आप कहेंगे एक बार तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, सब बराबर हैं। अब ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन, डिपार्टमेंट 1 एट द रेट ऑफ ₹6 पर लेबर आवर, और कितने कितने आवर्स हैं भाई, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में 3 आवर्स, सेकंड वाले में 4 आवर्स, थर्ड में 5 आवर्स, तो 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30। डिपार्टमेंट 2 एट द रेट ऑफ ₹3 पर मशीन आवर, और मशीन आवर्स कितने कितने, 4 आवर्स, 4 आवर्स एंड 7 hours, 12 rupees, 12 rupees, 21 rupees. This comes to 110. ठीक है, फाइन। तो ये अपना प्रोडक्ट कॉस्ट आ गया 110, 116, 131। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, काम वही है, पहले क्या करें, एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड एब्जॉर्प्शन रेट्स। आगे पहली एक्टिविटी हमारी है रिसीविंग
इंस्पेक्टिंग। इसका खर्चा कितना दिया भाई? 12 लाख रुपीस। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस रिसीट्स कितने हुए? 5000 कुछ दिए ना, सॉरी 14 lakhs, एंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस वर 5000। तो आपकी रेट आ गई रुपीस कितना? 280 पर इंस्पेक्शन हो गया बाय नंबर ऑफ बैचेस रिसीव्ड इंस्पेक्टेड, मतलब 280 पर रिसीट इंस्पेक्शन जो भी है आप कह दो इंस्पेक्शन ऑब्लिक रिसीट। दूसरा क्या है भाई? शेड्यूलिंग सेटअप इज माई अनदर एक्टिविटी, उसका खर्चा 12 लाख रुपए है। एंड दिया है नंबर ऑफ बैचेस जो हमने सेटअप किए वो टोटल 800 थे, तो ये आपकी रेट आ गई पर सेटअप। एक सेटअप का इतना खर्चा हुआ, कितना हुआ भाई? 1500। अब ये रेट आ गई वापस से वही ABC, लेकिन अब तकलीफ थोड़ी सी क्या है, हाँ यहाँ तक कर लो एक बार। आप कहेंगे ए में कितनी बार मटेरियल रिसीव हुआ, कितनी बार सेटअप हुआ, वो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन ने? तो ये रेट तो निकाल दिया आपके यहाँ दिया हुआ है ना। ए में नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशंस 1200 थे। आप कहेंगे ओके 1200 इंटू 280 एक आ जाएगा। हाँ सुनो भाई, आना ओके 1200 इंटू 280 ये रहा ए का, कितना हुआ भाई? 3,36,000। हाँ ये एक यूनिट का है कि पूरे 10,000 यूनिट का है? तो आप कहें यार ये तो रामायण हो गई, अपने तो पर यूनिट चाहिए था। तो अब देखो आप कहीं फिर डिवाइड बाई 10,000 भी करना पड़ेगा, बार बार 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेटअप वाले में भी यही पंगा है। तो बेटर तरीका क्या होगा, हम एक बार टोटल कर लेंगे, ये ओवरहेड्स ये ओवरहेड्स सारे ओवरहेड्स की जोड़ लगा करके फिर डिवाइड बाई 10,000। ABC में मोस्टली जो एक्टिविटीज़ के कंजम्पशन एक्टिविटीज़ दी हुई होगी वो आपको पर यूनिट नहीं दे करके पर प्रोडक्ट दी हुई होगी, कि इस प्रोडक्ट ने ये एक्टिविटी इतना यूज़ किया। एक एक यूनिट की नहीं दे करके प्रोडक्ट वाइज दे रखी होगी, तो इसलिए प्रोडक्ट की टोटल आएगी, फिर अपन रेट पर यूनिट कर देंगे। हाँ करने को यहाँ पे भी डिवाइड बाई 10,000 20 कर सकते हो, बट वो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो देखिए पहले मैंने प्राइम कॉस्ट निकाल के फिर ओवरहेड जोड़ा था, अभी क्या करते हैं पहले ओवरहेड जोड़ देते हैं, पर यूनिट ओवरहेड आ जाएगा, और प्राइम कॉस्ट तो ये वाली कॉपी पेस्ट करनी है। तो ओवरहेड कॉस्ट्स receiving inspection at the rate of rupees 280। हाँ कितने कितने रिसीव्ड इंस्पेक्शंस थे भाई? 1200, फिर 1800 और 2000। सो 1200 1800 एंड 2000। हाँ तो 120 इंटू 1200 कितना भाई? 3,36,000। बी में 504 560। शेड्यूलिंग सेटअप at the rate of rupees 1500। हाँ नंबर ऑफ शेड्यूल सेटअप्स 240 260 300। तो 1500 इंटू 240 360। टोटल कॉस्ट 6,96,000 8,94,000 10,10,000
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने, 10, 20, 30। तो ओवरहेड्स पर यूनिट 69.6, कितना भाई, 44.70, 66। Add प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, हाँ वो तो सबकी सेम थी, 80 रुपीज। सो आई गेट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट 149.6, 124.7, 113.66। Now what we identify, जो पहले प्रोडक्ट ये अपना प्यारा प्रोडक्ट था, बस सिर्फ 110 रुपये लगते हैं, पता चला 150 रुपये आ रहा है। हो सकता है 110 देख के आप 120-25 में बेच रहे होंगे, ठीक है, पता चला है तो घाटा हो रहा है। सी को जो मन में गाली दे रहे होंगे कि इतना महंगा प्रोडक्ट है वो है, पता चला ये सबसे सस्ता है। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए प्रोडक्ट सी में मशीन आवर्स लेबर आवर्स ज़्यादा थे बेचारे में, और ट्रेडिशनल में मशीन आवर्स लेबर आवर्स का बेसिस था, यानी कि जो प्रोडक्ट में जितने ज़्यादा आवर्स, ओवरहेड्स भी उसमें ज़्यादा आ गए। जबकि फैक्ट ये पता चला एक भी खर्चा मशीन आवर्स लेबर आवर्स पे डिपेंडेंट ही नहीं है भाई। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है, दो एक्टिविटीज़ दी उन्होंने, एक शेड्यूलिंग सेटअप और एक रिसीविंग इंस्पेक्शन। रिसीविंग इंस्पेक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन मशीन आवर्स लेबर आवर्स, दे से इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टाइम्स आप मटेरियल रिसीव करते हो। तो इसका मतलब इसका कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, अब अगर प्रैक्टिकली देखें, ए में 1200 बार मटेरियल आया, आप कहीं सी में ज़्यादा आया ना, 10,000 यूनिट बनाने के लिए 1200 बार मटेरियल आया, इसके 30,000 बनाने के लिए सिर्फ 2,000 बार आया। इफेक्टिवली तो एक्टिविटी ए ने ज़्यादा यूज़ करी है, पर यूनिट की बात करें सी ने कम यूज़ की है। सेम इज विद द सेटअप, 240 बार सेटअप हो गया 10,000 यूनिट में, ये 30,000 यूनिट 300 सेटअप में बन गए। ऑब्वियसली सेटअप कॉस्ट भी इसमें कम आई, इसीलिए ओवरहेड्स फाइनली क्या हुआ, कम आया, और प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आई। मीन्स हमारी प्रोडक्ट प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी ABC लगाने से, कि प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, कम से कम आप कहेंगे मतलब नहीं है पर बेचना तो पड़ेगा, प्रोडक्ट चल रहा है ये है, तो ठीक है प्राइसिंग बढ़ाओ। प्राइसिंग बढ़ाना पॉसिबल नहीं, आप कहेंगे खर्चे कम करो, ओवरहेड्स कम करोगे तो अपने आप ही प्रोडक्ट की वाइबिलिटी भी क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। हो सकता है आप कहेंगे अब इस प्रोडक्ट में हम छोटे ऑर्डर नहीं लेंगे। भाई ये नंबर ऑफ सेटअप्स ज़्यादा बार क्यों होता है, नंबर ऑफ रिसीविंग इंस्पेक्शन ज़्यादा बार क्यों होता है? जितना छोटा ऑर्डर लिया हर बार उतना बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे नहीं, प्राइस चेंज कर दो, छोटे ऑर्डर का रेट ये, बड़े ऑर्डर का रेट ये, हो ही सकता है ना। सो दैट वे आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी ABC के कारण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द वे यू मैनेज द बिजनेस, द वे यू डू द बिजनेस विल ऑल टुगेदर डिफर। जैसे ही आपको ये सब इनसाइट्स पता चलेगी कि अच्छा मेरा पैसा तो इस कारण से लग रहा है, कॉस्ट यहाँ ज़्यादा लग रही है, यहाँ कैसे कम कर सकता हूँ, ये एक्टिविटी कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिसीविंग इंस्पेक्शन 14 लाख रुपये का खर्चा लगता है। मटेरियल आता है, चेक करो, गोडाउन में रखो। आपने एक टेक्निक सुना होगा, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, मटेरियल का कोई स्टॉक नहीं रखा जाता, जिस दिन मटेरियल चाहिए उसी दिन मंगवाया जाता है। आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, उसके आगे की स्टोरी सुनिए। वो मटेरियल जैसे ही सप्लायर के यहाँ से आया, बिना चेक किए उसको बोलते सीधा मशीन में जाके डाल दे भाई, नो चेकिंग, नो इंस्पेक्शन इज टू बी डन। आप ऐसे कैसे, फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो ठीक है, सप्लायर को पैसे तभी मिलेंगे जब वाकई में आउटपुट भी उतना आए। आप कहेंगे वो तो हमारी डेफिशिएंसी हो सकती है, आप बोलते हो नहीं, जस्ट इन टाइम मीन्स 100% वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, अदरवाइज जस्ट इन टाइम सक्सेसफुली नहीं होता। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या हुआ कि आप प्रोडक्शन उस वक्त ही करते हो जब ऑर्डर आता है, उतना ही करते हो जितने का ऑर्डर आया।
अब आपके पास ऑर्डर आया 1000 यूनिट का, आपने कहा ठीक है साहब मशीन चालू करो 1000 यूनिट बनाओ। अब अगर आपको खुद को ही भरोसा नहीं है कि मैं मशीन 1000 यूनिट बना के देगी कि नहीं देगी, डिपेंडिंग ऑन इतना रॉ मटेरियल इनपुट किया, तो जस्ट इन टाइम चलेगा ही नहीं। आपने कहा 1000 यूनिट बनाने हैं, 5000 किलो रॉ मटेरियल मंगा लो, डाल दो मशीन में, डाल दिया और पता चला 980 बने, कि वो मशीन में थोड़ी गड़बड़ हो गई, 20 मिनट गायब हो गए, तब तक ऑर्डर कैंसिल हो गया। ग्राहक बैठा थोड़ी रहेगा रोज तेरे लिए 20 मिनट और बना लो, या अभी 980 ले जा, 20 बाद में ले जाना। अंडरस्टैंड, जस्ट इन टाइम अप्लाई करने में एक बार अपने को लगता है ठीक है रॉ मटेरियल हाथों हाथ खरीद लेंगे, पहले उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। आपकी मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, मींस वो कहते हैं ना 6 सिग्मा पे चलना चाहिए, जितना इनपुट किया उतना आउटपुट आएगा। और सप्लायर भी आपका ऐसा ही होना चाहिए, वो अपने घर से सब चेक करके लाएगा, क्वांटिटी, वेट, मेजरमेंट, क्वालिटी, एवरीथिंग। आपने कहा हम कुछ नहीं चेक करते, और अगर लास्ट में 1000 की जगह 990 आ गए, ठीक है, तेरे को 1 रुपया नहीं मिलने वाला। हाँ, वो कहेगा फिर इस भाव में नहीं पहुंचाएगा, कोई बात नहीं तू भाव बोल। उसने कहा रॉ मटेरियल का 2 रुपया ज़्यादा लगेगा, ओके। पता चला मैंने 6 लाख रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा दी और मेरे 14 लाख रुपए की एक्टिविटी खत्म हो गई। तो ये जब तक ABC एनालिसिस नहीं होगा, जब तक ये सब पता चलने वाला नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ABC टू आइडेंटिफाई माई एक्टिविटीज़। कल अपन थ्योरी में पढ़ेंगे वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़। ये सारा वही क्लासिफिकेशन करके ही तो हम पता लगाएंगे हम अपने बिजनेस का वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है।